बीते कुछ दिनों से आग में दहकती इन इमारतों की तस्वीरें और वीडियो आपने भी देखे होंगे। ये कोई आम इमारतें नहीं हैं। ये नेपाल की सालों पुरानी संसद, सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतें हैं। इनमें खुद से आग नहीं लगी, बल्कि लगाई गई। नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान ये आगजनी देखने को मिली। विरोध के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया और अब ये पद खाली है। दोबारा चुनाव होंगे, उसके बाद ही नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। तब तक के लिए सत्ता की बागडोर अंतरिम सरकार संभालेगी। अभी अंतरिम सरकार कौन संभालेगा, इसे लेकर जेनजी जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, वो एक नाम पर राजी होते नजर आ रहे हैं। नाम है सुशीला कार्की। सुशीला नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम भी सुर्खियों में आया था, लेकिन बालेन शाह ने खुद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का कोई तय चेहरा नहीं है, ना ही कोई ऐसा ग्रुप है जो अकेले दम पर फैसले ले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अंतरिम सरकार के दावेदारों के नाम सामने कैसे आ रहे हैं, इन्हें चुन कौन रहा है और किस आधार पर यह सब तय हो रहा है। नेपाल के सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र फुयाल कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेनजी आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है। रातों रात भी नए जेनजी ग्रुप बने हैं, यानी आवाजें कई दिशाओं से उठी। नेपाल का सेना मुख्यालय, जिसे पहले जंगी अड्डा कहा जाता है, वहां से आंदोलनकारियों को कहा गया कि वे अपनी मांगें साफ करके सामने रखें। जैसे ही ये औपचारिक बातचीत शुरू हुई, ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन तेज हो गया और चर्चा डिस्कॉर्ड तक पहुंची। डिस्कॉर्ड ये वही प्लेटफॉर्म है जहां बड़े ग्रुप एक साथ जुड़कर बातचीत कर सकते हैं, चैनल बना सकते हैं और पोल या वोटिंग कर सकते हैं। फुयाल कहते हैं, डिस्कॉर्ड पर बुधवार को करीब 10,000 लोग जुड़े थे। वहां वोटिंग करवाई गई कि किसे चुना जाए। कई नाम आए, लेकिन सबसे ज्यादा वोट सुशीला कार्की के नाम पर पड़े। हालांकि फुयाल मानते हैं कि डिस्कॉर्ड पर जिन लोगों ने वोट दिया, उनकी पहचान पर सवाल उठना स्वाभाविक था। ऑनलाइन मंच पर हर प्रोफाइल की पुष्टि करना आसान नहीं। डिस्कॉर्ड पर हुई चर्चा किसी आम ग्रुप चैट जैसी नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी ऑनलाइन सभा की तरह थी। अलग अलग चैनलों में बातचीत होती रही और टेक्स्ट थ्रेड्स पर नाम सुझाए जाते रहे। मॉडरेटर लगातार ये ध्यान रखते रहे कि बातचीत मुद्दे से ना भटके। सबसे पहले यह तय कर लिया गया कि जिन युवाओं का किसी राजनीतिक दल से सीधा संबंध है, उन्हें इस प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। मकसद था किसी निष्पक्ष और भरोसेमंद नाम पर पहुंचना। सुरेंद्र फुयाल बताते हैं कि कई नाम सामने आए, लेकिन आखिरकार कुछ चुनिंदा नामों पर ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। इसी वोटिंग में सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिला। उनके साथ जिन लोगों के नामों पर चर्चा हुई, उनमें प्रमुख रहे हरक साम्पांग, जो धरान के मेयर हैं। वे इंडिपेंडेंट हैं, यानी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। सागर ढकाल, जो पश्चिमी देशों में पढ़े लिखे एक युवा हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को सीधी चुनौती दी थी। रैंडम नेपाली का नाम भी सामने आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक यूट्यूबर हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर खासा समर्थन मिला है। महावीर पुन का नाम भी सामने आया, जो नेपाल के मशहूर वैज्ञानिक हैं। वे नेपाल इनोवेशन सेंटर के प्रमुख हैं और लगातार नए प्रयोग और स्टार्टअप पर काम करते रहते हैं। इन तमाम ऑप्शन पर चर्चा के बाद बहुमत सुशीला कार्की के पक्ष में गया और उनका नाम सबसे आगे निकल कर आया। जहां यह चर्चा हुई, एक नजर उस पर भी डालते हैं। डिस्कॉर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग मिलकर अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। इसे आप वर्चुअल सभा या डिजिटल क्लब की तरह समझ सकते हैं। हर कम्युनिटी को सर्वर कहा जाता है और उसमें अलग अलग चैनल होते हैं। इन चैनलों में लोग टेक्स्ट से बातचीत कर सकते हैं, आवाज या वीडियो से मीटिंग कर सकते हैं और चाहें तो साधारण पोल या वोटिंग भी करवा सकते हैं। अब बात प्रोसेस के औपचारिक हिस्से की। सुरेंद्र फुयाल बताते हैं कि नेपाल की सेना ने साफ कहा है कि सभी हिस्सेदारों से बात करके ही राउंड टेबल बैठक की जाएगी। इसमें राजनीतिक दल, कानूनी विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होंगे। इससे पहले जेनजी आंदोलन से प्रतिनिधि चुने जाने की बात सामने आई। ये प्रतिनिधि अपनी मांगों की लिस्ट को छोटा करेंगे ताकि राउंड टेबल में बातचीत ठोस बिंदुओं पर हो सके। यानी अभी सुशीला कार्की का नाम आगे है, लेकिन अंतिम मुहर सहमति के बाद ही लगेगी।